मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी जब मेरी शादी हुई तो ससुराल आई। ससुराल वाले रिश्तों ने मेरी एक ननद, मेरा पति और साथ थे। यह लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मगर मेरी ननद हर वक्त अपने कमरे में ही रहती थी, जबकि मेरा पति ज़्यादातर घर से बाहर ही होता था। मैं उनसे मोहब्बत करती थी। क्या मैं उन लोगों के घर में देख ही नहीं सकती थी? वैसे तो मेरे ससुराल वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मैं खाने के टेबल पर बैठते ही मेरा पति मेरी ननद और सास से बातचीत नहीं करता था। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, ऐसा क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे कोई बात नहीं बताई। एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ आने लगी। मैं बहुत डर गई। मैं उठकर फौरन बाहर आई। मैंने देखा कि यह आवाज़ मेरी ननद के कमरे से आ रही थी। मैं फौरन ही भागकर वहां पहुंची। बाहर मेरी सास आ गई। मुझे देखकर बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं गौर से सुनने की कोशिश की। मैंने देखा अंदर मेरी पति की आवाज़ भी आ रही थी। शायद वह रो रही थी या ना जाने क्या, पर बहुत बड़ा माहौल था। मैंने सुनने की कोशिश की, पर मेरी सास ने मुझे कहा, कान लगाने तक नहीं दिया। बोली, चली जाओ बेटी, तुम्हारे काम की बात नहीं है। मेरी सास मुझे चीख कर मेरे कमरे तक ले गई। मैं हैरान और परेशान थी। आखिर ऐसी क्या बात है जो ये लोग मुझसे बात नहीं बता रहे? फिर मैं अपने कमरे में ही रही। काफ़ी देर बाद सुनील अपने कमरे में आए तो कुछ परेशान से थे। उनका चेहरा लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जमीन पर गिर जाएंगे, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं उनसे पूछ ही भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे खुद मना किया था। इस हाल में उनका सर दबाकर फिर वह सो गए। थोड़ी देर बाद भी मैं भी सोने के लिए लेट गई। सुबह उठी तो घर का माहौल अजीब था। मेरी ननद और सास भी आपस में बात नहीं कर रही थी। मेरी सास ननद की तरह गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी, और फिर मेरे पति भी उनके साथ नाश्ता भी नहीं किया और मुझसे कहने लगे, जाओ मुझे नाश्ता ला कर दो। आज मैं नाश्ता तुम्हारे साथ कमरे में ही करूँगा। मैं जानबूझ गई और नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। मेरी सास ने मुझे मना नहीं किया, वरना इससे पहले अगर मैं यह हरकत करती तो वो शायद मुझ पर शक करती। लेकिन वह जान गई थी कि रात वाले वक्त से ही वजह से सुनील उसके साथ खाना नहीं खाना चाहता। मैं अपने कमरे में परेशान बैठे अपने पति के साथ नाश्ता कर रही थी। दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर एक भी पूछ नहीं सकती थी। नाश्ता करने के बाद सुनील के घर चले गए। मेरी सास मेरे पास आई और वो अपनी चादर पास रख दी। क्या हुआ माँ जी? मैं हैरानी से पूछा। बेटी मुझे एक वादा करो, मेरी सास ने रोते हुए कहा। हाँ माँ जी बताइए, कैसा वादा करो? आपसे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी बेटी और बेटे की लड़ाई के बारे में जान कभी मुंह नहीं खोलना, किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। वादा करो। मैं अपनी सास को हैरत से देखकर एक पल के लिए मुझे यह पागल सी लगी। माँ जी आप यह कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या देख लिया जो जाकर दूसरे को बताऊंगी? ऐसे भी क्या सुन लिया मैंने? आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं जो भी करूंगी सही करूंगी। मैंने तो अपने पति से भी नहीं पूछा कि यह सब क्या चल रहा है, और आप मुझसे ऐसी उम्मीद रखती हैं कि मैं बाहर जाकर किसी को बताऊंगी? मेरी सास संतुष्ट हो गई, पर वह मुझ परेशान लग रही थी। शाम तक मेरे पति घर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी सास और ननद भी बहुत परेशान हो रही थी। हमारे घर में कोई और मर्द भी नहीं था। सुनील भी तो थे, वही आते तो घर का चूल्हा जलता था, खाना पकता था। लेकिन आज उनके गए हुए 12 घंटे गुजर गए थे। हम सब परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी सास से कहा, मैं अपनी पत्नी को फ़ोन करवा दूं दो पड़ोसी में जाकर, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। यहाँ तक कि रात हो गई, हम अकेली औरत कहाँ जाती? मेरी सास के दिमाग में न जाने क्या क्या। उन्हें मेरी ननद के कमरे को बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और मुझे बोली, चलो बेटी। मैं हैरान थी कि रात को इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मेरी सास काली चादर ओढ़ ली, मुझे साथ लेकर चल पड़ी। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे जब हम थाने के करीब पहुंचे। थाने का माहौल अजीब था। मैंने देखा पुलिस वाले भी वहीं पड़े थे। अजीब किस्म के थे। उन्हें उनके पैंट निकले थे,
पेट निकले थे वो हमारे समाज में पुलिस सुरक्षा की नहीं बल्कि खौफ की निशानी थी होज बन चुकी थी। वह माँ जी ने मेरे पति के बारे में सारी बात कांस्टेबल को बता दी जो पास ही बैठा था। उस कांस्टेबल ने माँ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि सामने बैठे आदमी अपने किसी काम में बिजी था। कहने लगा, बहन आपका आधार कार्ड नंबर लिखवा दो, मैं तुम्हारी केस दर्ज करती हूँ। मैं हैरान से उसे देखने लगी। मैंने कहा, आज से पहले तो किसी ने कभी आधार कार्ड नहीं तुम नहीं मांगा, फिर तुम्हें किसने रिपोर्ट दरवाज करवानी है? उसने वह कहकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। माँ के कोई भी सारा किया, कहा चलो यहाँ से। कुछ ही बदतमीज थे। तब बहुत मीठी आवाज में बोल पड़ा, 1000 रुपये दो, तुम्हारी रिपोर्ट लिख देता हूँ। मेरी सास उसे एक नज़र देखा, फिर उसने पर्स से 1000 निकालकर बेंच पे रख दिया। पुलिस वालों ने बेशर्मी से वो पैसा उठाया और रिपोर्ट लिखने लगा। हमें नहीं पता था उसने क्या लिखा था। हम लोग तो सीधा घर आ गए, पर न जाने क्यों रास्ते में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मगर जैसे ही हम लोग अपनी गली के अंदर पहुंचे, मुझे चीखे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं समझ गई शायद वह चीख वही थी से आ रही हो। थोड़ा घर के करीब पहुंचे तो बाद में लगा जैसे वह चीख घर के अंदर से आ रही थी। मेरी सास और हम दोनों डर गए। हमने जल्दी से घर का दरवाजा बजाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला और 2 हट्टे कट्टे आदमी घर से बाहर निकल रहे थे। यह देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी ननद के पास क्या हुआ होगा जबकि घर में मौजूद थी। मेरी सास उसे घर के अंदर ताला बंद कर भागी और आंगन का मंजर हम दोनों के लिए बहुत ही डरावनी थी। मेरे पति जो सुबह से गायब था वो आंगन में बेजान पड़ा था। वो बिल्कुल हिल डोल नहीं रहा था और सांस भी नहीं चल रही थी। मैंने उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, पर दिल का धड़कना छोड़ चुका था। वह पल बाद में खौफनाक था। जब आप अपने सर से किसी के सीने पर रखते हैं और दिल धड़कना सुनाई न दे तो अक्सर अपने पति का मजाक किया करता था कि आपका दिल मेरे लिए बहुत तेज धड़कता था, पर आज उनके दिल को धड़कना नहीं सुनाई दे रहा था। मुझे लगा जैसे आसमान से सर पर गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी सास की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। यह सब कुछ उनकी वजह से हुआ, लेकिन वह मुझे वक्त रहते बता देती तो यह सब नहीं होता। यह बात अंदर ही अंदर चल रही थी, पर उन्होंने यह सब मुझसे छुपाया। अगर वह वक्त पर बता देती तो मैं अपने भाइयों और बाबा से मदद ले लेती, पर एक अकेली भाई क्या कर सकता था? लगता था जैसे मेरे पति की मृत्यु नहीं बल्कि उन्हें मारा गया हो। मैंने अपने सास से कहा कि मैं अपने पति के पोस्टमार्टम करवाऊं, तो वो बोली कि चुप हो जाओ, या तेरे पति बाद में, मेरा बेटा पहले है। मैं इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगी। यह सब के साथ जाती है। भगवान का खौफ कर, यह तेरा पति है और तू ऐसी बातें कर रही है। पोस्टमार्टम करवा कर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अपने बेटे के राख बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरी सास ने मुझे मना कर दिया और बोली, तुम अगर अपने पति से मोहब्बत करती हो तो मेरी एक शर्त मानोगी। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरा सर बहुत बड़ा था। मुझे काफी दिन लगे संभलने में। मैं रो रो कर बुरी हालत में हो गई। आंख से आंसू सूखे थे, मगर रोने से क्या फायदा? अब मेरा पति तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता था। अभी मेरे पति का स्वर्गवास के करीब 1 ही महीना हुआ था कि एक दिन मैं कमरे में बैठी थी, शाम का वक्त था। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, मेरी बेटी, अगर तू उसे एक ऐसी चीज़ दो जिससे तुम्हें एतराज न हो और तुम अपने पति से मोहब्बत को स्वीकार कर लो, तो क्या तुम्हें मेरी बात मानोगी? मैं अपनी सास को हैरानी से देखने लगी। अब वो क्या कह रही थी? माँ जी, आपकी हर बात तो मान ली, तो आपकी मर्जी। बेटी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुम्हारे पति के कातिल पड़े हैं, लेकिन प्यारी बेटी, अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हें जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी। तुम्हारी दूसरी शादी का इंतजाम भी मैं खुद ही करूंगी। दूसरी शादी को सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उस व्यक्ति से नफरत हो रही थी जो मेरा दूसरा पति बनेगा। मैं खामोश हो गई थी। फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए जिसके साथ सहारे तुम सारी जिंदगी गुजार सको। अगर तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी तो तुम किसी बच्चे की माँ बन जाओ, तो दुनिया के सामने यही मशहूर हो जाएगा कि वो बच्चा तुम्हारा है। मैं भी कभी इस बात पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तो बताओ, क्या तुम्हें किसी बच्चे को स्वीकार कर लोगी? मैं अभी चुप ही थी कि उन्होंने एक सफ़ेद गठरी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उससे गठरी को खोल कर देखा तो उसमें एक खूबसूरत नन्हा मुन्ना सा बच्चा था जो मेरी तरफ
देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मेरा दिल पिघल गया। मैं उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी। मैंने कहा, माँ जी, यह भी कोई ऐतराज़ की बात है? भला यह तोहफा है जिसे मैं दिन भर खेल सकती हूँ। माँ की भी हंसी पड़ी और बोली, बस मैं तुम्हें यही देना चाहती थी। तुम्हें इस पर ऐतराज़ नहीं, अपने पास रखो। फिर तुम्हें भले दूसरी शादी न करो, तुम्हारे माँ बाप कुछ भी कहेंगे और तुम ससुराल में ही रहोगी। कोई तो तुम्हें ताना नहीं मारेगा, न तुम्हें वापस बुलाएगा। वैसे भी मैं यही कहना चाहती थी, बेटियां माँ पर बोझ नहीं होती। हाँ, जिम्मेदारी ज़रूर होती है उसकी। तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी तो वो तुम्हारे लिए दूसरी शादी की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा है कि तुम यहीं बैठकर अपना बच्चा को पालो और यही समझो कि यह बच्चा तुम्हारे पति का है। इस पर तो मैं थोड़ा चौंक गई। क्या मतलब माँ जी? मैं कैसे समझ लूँ कि यह बच्चा मेरे पति का है? बस बेटी, मुझे कुछ न पूछो। तुमने वादा किया था ना कि तुम मेरी बात पर चुप रहोगी, मेरा साथ दोगी। अब मैं मजबूरन खामोश हो गई। क्या करती, क्या कह सकती थी? मेरी सास मुझे सच बताना नहीं चाहती थी और मैंने दिल सोच लिया था कि सच तो मैं जानकर ही रहूँगी। अगर वह बच्चा मेरे पति का है तो फिर उसकी माँ कौन थी? सास के जाने के बाद मैंने उठकर बच्चे के बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। उसके लिए दूध बनाने किचन में चली गई, जहाँ पर मेरी ननद पहले ही खड़ी थी। मुझे देखकर उसने नफरत से मुँह फेर लिया। आज तो मैं उससे भी बात करना चाहती थी। क्या बात है माया, तुम क्यों परेशान हो और किस बात पर परेशान हो? क्या तुम्हें कोई शिकवा है मुझसे? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारा रिश्ता तो पहले बहुत ही प्यारा था, अब लगता है जैसे हम अजनबी हो गए। मेरी नंद ने मेरी तरफ देखा तो आंखों में आंसू थे। आपस में क्या शिकवा करूं? भाभी, बस मुझे आपसे कुछ नहीं करना, मुझसे दूर रहो, वरना साथ जानकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप उसकी बात सुनकर मुझे सच जानने की जिज्ञासा होने लगी। आखिर क्या बात थी माया जो हर कोई मुझसे पहेलियाँ बुझा रहा था? तुम मुझे कुछ तो बता दो। तो क्या हुआ था उस दिन और मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई थी? किसी दिन बताऊंगी जब माँ घर पर नहीं होगी। माँ को तो भाई का कातिल लगती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह कहकर मेरी ननद किचन से बाहर चली गई और मैं सोचती रह गई, किससे पूछूं, क्या करूं? मेरा बच्चा पड़ा होगा, जा रहा होगा। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरा बच्चा पैदा हुआ तो बहुत खुश हुए। मेरा अपने मायके वैसे भी आना जाना नहीं था, इसलिए किसी से कुछ सवाल नहीं किया। मोहल्ले के लोगों को भी खुशी हुई थी कि चलो मेरे पति के जाते जाते यह तोहफा तो दे दिया। अब मैं जिंदगी में थोड़ी बहुत संतुष्ट थी, पर मेरी ननद और सास का व्यवहार बड़ा अजीब सा रहा। वह एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी। कुछ दिन बाद मेरी ननद का रिश्ता आया और मेरी सास ने फौरन हाँ कर दी और मेरी ननद शादी नहीं करना चाहती थी। शादी वाले दिन मेरी ननद फुट फुट कर रो रही थी। उसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। इतना तो वो अपनी विदाई पर भी नहीं रोई थी कि हालांकि मेरी शादी ज़बरदस्ती हो गई थी और मैं किसी और को पसंद करती थी और मेरी ननद बहुत बुरी तरह रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर जाएगी और उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। इतना तो वो अपने भाई के सरवास पर भी नहीं रोई थी होगी। ननद की विदाई बाद मेरी सास ने कहा कि अब मेरे कंधे का बोझ हल्का हो गया, बस तुम इस बच्चे को। मैंने कहा, माँ जी, इस बच्चे की माँ कौन है? वो बोली, बस तुम ही रहने दो। अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो शायद तुम्हें यह घर छोड़कर चली जाओगी। मेरी सास इस कदर सोच में डाल दिया। मैं हमेशा इस बारे में जानना चाहती थी कि मेरे बच्चे की माँ कौन है। अब मैं दिन भर अपनी सास के साथ रहने लगी। वह कहीं बाहर जाती तो मैं भी उसके साथ ही जाती। एक दिन उसने और मिलने एक औरत आई। मेरी सास मुझसे कहने लगी, जाओ जाकर चाय बना लो। मैं चाय तो बना कर लाई थी, पर उस औरत को भी देख चुकी थी। उसकी हुलिया मेरे दिमाग से उतरा। मैंने देखा था वह तेज मेकअप और तेज रंग कपड़े वाली औरत किसी और ही दुनिया के लग रही थी। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे इसका संबंध किस घर से था। मैंने परेशानी में सोचा, लेकिन इस बारे में फिर व्यवस्था से थी। मैंने सोचा अपनी बेबसी को ख़त्म करती हूँ। मैं उसे औरत का पीछा करने की ठान ली। मेरी सास घर पे ही थी। मैंने कहा, कुछ ज़रूरी चीज़ लेने बाहर जाना है। मैं उस औरत के घर से निकलते ही मैंने पहले ही घर से निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो मैं वह देखकर हैरान रह गई। उसने बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था। इधर उधर देखने के बाद उसने गाड़ी को सहारा दिया
और वो रुक गया। वो औरत उसमें बैठ जाने वाला कि मैं एक रिक्शा पकड़ा और उसका पीछा करने लगी। उस औरत को वो गाड़ी के आगे जा रही थी। मैंने उसका पीछा करते करते काफ़ी दूर जा चुकी थी। मैं जब रिक्शे वाले को बताया कि तुमको उस गली में जाना है तो बोला, दीदी यह तो बहुत ही गंदी और बुरी जगह है। आप तो किसी शरीफ घर की लगती हो, आप यहाँ जाकर क्या करोगी? मेरे तो सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा था। मतलब यह किसका मोहल्ला है, कैसे लोग रहते हैं? मेरे पूछने पर बताया, मोहल्ला तवाइफों का है। यहाँ पर कुछ तवाइफ थे, अभी भी रहती हैं, जबकि जाट और कोठे खत्म किए जा चुके हैं। सरकार इन पर लोगों पर खास नज़र रखी हुई है। पुलिस भी अभी आती जाती रहती है। मैं यह सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा, यह जाना जरूरी चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मैं उस औरत का पीछा किया। वह घर में पहुँचे। वहाँ एक आलीशान घर था, खूबसूरत था। उस औरत के अंदर जाने के बाद एक आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। यह सब देखकर मैं वापस आ गई। वापस आई तो मेरे साथ परेशान बैठी थी। वो बोली, मुन्ना कब से रो रहा है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहा, मैं सच की तलाश में निकली थी। आपने तो मुझे अभी तक सच नहीं बताया। मैं खुद ही देखना चाहती थी कि बच्चे की माँ कौन है, मैं पाल रही हूँ, उसकी माँ कौन है और अब से मिलने कौन आया था। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। भगवान का खौफ कर बेटी, तू यह बात जानकर भी क्या करेगी? कुछ बात इंसान को बगैर जाने है उसका फ़ायदा होता है। तुम उसे बगैर जाने रहोगी तो खुश रहोगी। मेरी बात मान लो, मुझ पर यह बात नहीं मानते। मैं साफ साफ कह दिया, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं वो मजबूरन सास मजबूर हो गई और बोली, चलो बेटा, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। इसके बाद तुम अपने पति से नफरत मत करना। उसका कसूर तुम्हारा ही था कि वो खामोश से सुनने लगी। याद जिस दिन मेरी बेटी और तुम्हारा पति कमरे में ऊंची आवाज में बहस कर रहा था, तो दरअसल हुआ यूँ था कि कुछ दिन से मेरा बेटा बेटी आपस में लड़ाई कर रहे थे। आता चुप हो जाते। एक दिन मैंने अपनी बेटी से पूछा, तुम दोनों किस बात की लड़ाई कर रहे हो? तो मेरी बेटी मुझे बताई कि एक लड़के को पसंद करती हूँ, चाहती थी कि वो हमारे घर में आकर रिश्ता मांगे। लेकिन यह मसला है जो बहुत भयानक और बड़ा है। यह लोग मेरे भाई को जानते हैं और जानते हैं कि इस तरह कि उनका चरित्र कुछ अच्छा नहीं है। मेरी बेटी ने बताया कि भैया रात के वक्त अक्सर कोठों के चक्कर लगाते हैं, वहां जाकर बैठते हैं और एक औरत की जुल्फों के दीवाने हो गए। इस बात उन लोगों को भी पता था। वो मेरा रिश्ता लेकर आने वाले ही थे कि आप लोग बताने कि ऐसी मेरी शादी कैसे होगी। मेरा पति तो एक तवाइफ की जुल्फों का दीवाना होकर अपने घर वालों और अपनी पत्नी को भूल चुका है। यह बात सुनकर मेरे तो जैसे कदमों तले जमीन खिसक गई। क्या सुनील तवायब के पास जाते थे? यह सोचकर ही मुझे घिन आने लगी थी। मैं चुप हो गई। तब मेरी सास ने मुझे अगली कहानी सुनाई, जिससे मुझे और भी ज़्यादा दुखी कर दी। और वहाँ के लोगों को यह पता था कि वह अमीर है। जब तक पैसे जुटा रहे थे वो लोग पैसे खाते और फिर एक दिन तवायब की हकीकत में उसने मोहब्बत हो गई और वो उसे चाहने लगे। मेरा बेटा उस लड़की को भगाकर कहीं दूर जगह ले गया, जहाँ पर वह उसके साथ कुछ दिन तक रहा। उसकी एक औलाद भी पैदा हो गई और उसी बीच उन लोगों को पता चला कि वो लड़की भागकर फल फुसला कर ले गया। वो लड़की को उसे वहाँ पहुँचते ही पहले भाग गई, क्योंकि वह तेज और बदमाशों ने मेरे बेटे को पता था, तो उन्होंने आकर मेरे बेटे की जान ले ली। बस फिर क्या था, यह कोहराम तो मेरी बेटी की ज़िंदगी में आ गया। वह जिससे मोहब्बत करती थी वह खानदान वाले यही कहा कि यहाँ तो कत्ल तक होते हैं, तो तवाइफों के मोहब्बत करना शरीफ लोगों का काम नहीं है। और काम बस यह कहकर उन लोगों ने मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया। मेरी बेटी उन बेटे से मोहब्बत करती थी, जबकि वो लड़का अपने माँ बाप की मर्जी पर चलता था, उसकी दुआएं लेकर शादी करना चाहता था। यूँ दोनों की मोहब्बत अधूरी रह गई। मेरी बेटी और तुम्हारा पति इसी बात पर लड़ते थे, और आज जब यह पता चल गया कि मेरी बेटी की शादी एक लड़के से हो गई जिससे वो पसंद तो नहीं करती थी, पर वो बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है, मुझे यकीन है कि एक दिन वह हंसी खुशी जिंदगी गुजार लेगी। लेकिन इस वक्त
कुछ वक्त लगेगी। मेरी सास ने मुझे बताया कि वो बच्चा भी उसी तवाइफ का था। उन लोगों को अगर पता चला कि वो बच्चा उनका है तो शायद वो आकर भी छीन ले। लेकिन फिर मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सबको यह बता दिया कि बच्चा तुम्हारा है। तुम्हारी सास की कहानी सुनकर मेरे पति की मोहब्बत उतर गई। यह गम जो मुझे बहुत गहरा था अब दिल से छूटने लगा। मैं दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लगी, क्योंकि जो व्यक्ति जिंदा होते हुए मेरे साथ वफा नहीं कर सका, उसे मरने के बाद क्यों उसकी वफा के पास रखो। अब लोग कहेंगे यह तो कैसा पति जाने का इंतजार ही कर रही थी और फौरन ही दूसरी शादी कर ले। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।